हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ये ब्रीच कोर्स में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जो कि हमें हेल्प करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, और हमने केमिस्ट्री क्या है और इसके कितने पार्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ये सारे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वैलेंसी। ठीक है, तो देखिए जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसके हेल्प से हम लोग क्या जानते हैं कि कैसे किसी भी दो एटम को जब हम कंबाइन करेंगे तो उनका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो देखिए वैलेंसी होता क्या है। तो वैलेंसी जो होता है ये किसी भी एटम का क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ठीक है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि कोई एक एटम दूसरे एटम से किस तरीके से कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, ये वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी जो है ये आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम का। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो हम इसको बोल सकते हैं कि देखिए कोई भी एटम जब केमिकल रिएक्शंस में जाता है तो वहाँ वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो किसी भी एटम के चारों तरफ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसको भी हम लोग उसका वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके से अब अगर पहचानना चाहते हैं तो ये क्या है, तो नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, किसी भी एटम के अराउंड में, किसी भी एटम के चारों तरफ जितना बॉन्ड आपका बनेगा, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, उस एटम का वैलेंसी कहलाएगा, यानी नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। तो कोई भी एटम जितना क्या बना रहा है, जितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, डेट इज नोन एज डेट पार्टिकुलर, डेट इज नोन एज वैलेंसी ऑफ डेट पार्टिकुलर एटम। तो ये दो पॉइंट जो है ये आप सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग यहाँ पे वैलेंसी लिखते हैं तो वैलेंसी के पहले कोई साइन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे माइनस, जैसे प्लस, ऐसा सिंपल हम ऐसे ही लिखते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप वैलेंसी लिखिएगा तो वैलेंसी के पास कोई साइन नहीं लिखना है आपको। वैलेंसी हैज़ नो साइन। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, डिजिट लिख देना है। ठीक, वही उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगा। देखिए हाइड्रोजन को अगर आप लिखते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है ये जब कंबाइन होता है तो H2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो H2 के फॉर्मेशंस को हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इस हाइड्रोजन के द्वारा कितना बॉन्ड बनाया गया है, 1 बॉन्ड बनाया गया है। इसलिए यहाँ हाइड्रोजन की जो वैलेंसी अगर आप लिखिएगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, या आप देखिए ये हाइड्रोजन कितने अदर हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, तो 1 अनदर हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो देखिए वैलेंसी जो है वो हम लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेंगे। ठीक है, तो जनरली देखिए
जो वैलेंसी है वो हमें याद रखना है, ठीक है। कुछ वैलेंसी है उसको हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, ठीक है। जैसे मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास नोबल गैस है, ठीक है। तो जो नोबल गैसेज होते हैं, ठीक है, नोबल गैसेज कौन कौन होते हैं जी? हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। तो इनके लिए हम लोग वैलेंसी क्या लेते हैं जी? 0 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनर्ट गैस भी कहलाते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। इसके अलावा अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, जैसे आपके पास हैलोजन है। हैलोजन में आप क्या लेते हैं? आप लेते हैं फ्लोरीन, आप लेते हैं क्लोरीन, आप लेते हैं ब्रोमीन, आप लेते हैं आयोडीन, ठीक है। तो ये हैलोजन एटम्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए अल्कली मेटल्स में आपको कौन कौन आ जाते हैं? तो आपको आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी होती है 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास और भी एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल पूछा जाए, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। और इनकी वैलेंसी कितनी होती है जी? 2 होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जैसे जिंक है, ठीक है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनकी भी वैलेंसी जो है वो क्या होता है? 2 होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बोरोन है, एल्युमिनियम है, ठीक है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इनकी वैलेंसी आपको 3 है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनकी वैलेंसी जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसी होता है, ठीक है। तो बहुत जगह आप देखिएगा वेरिएबल वैलेंसी भी आपको मिलता है, मतलब एक एटम अलग अलग तरीके का वैलेंसी शो करता है। जैसे देखिए आयरन जो है ये कभी देखिएगा आपको 2 तो कभी 3 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप निकल देखिएगा तो निकल भी 3 तो कभी 2 शो करता है। इसी तरीके से अगर आप कॉपर देखिएगा, ठीक है, तो कॉपर में भी आप देखिएगा कि कभी 2 शो करता है तो कभी 1 शो करता है। तो कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, और इनमें जनरली आपको आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, और आपको डी ब्लॉक्स एलिमेंट। तो ये दोनों एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये क्यों वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वैलेंसी है, ये हमें आप याद रखना पड़ेगा, और ये याद रखने से क्या हो जाएगा? आसान हो जाता है जो होता है फॉर्मूले को लिखना, ठीक है। अब देखिए अगर आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम समझे रहेंगे, इसका मीनिंग हमें आएगा, तो हम इसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय
मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो देखिए अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझें तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया और हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, बताइए क्या होगा। तो देखिए वाटर का जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो ये लिखते हैं H2O। ठीक है, अब देखिए जब आप H2O लिखते हैं तो ये किसका फार्मूला है, तो ये हो गया आपका वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो देखिए वाटर के जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि इस वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में कौन सा एटम कितना है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे क्या पा सकते हैं कि कोई भी अगर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाए तो वहाँ से आप क्या मिल जाता है, तो आपको मिल जाता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element present in a molecule, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स में किस एलिमेंट के कितने एटम हैं, इसका नंबर हमें किसके थ्रू मिलता है, तो हमें मिल जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और किसी भी कंपाउंड का, जिससे हमें क्या पता चल सकता है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, किसका, तो ये ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिससे हमको क्या पता चलता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज एन एक्सप्रेशन of the actual number of atoms of each element present in a molecules। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ पे ये मिल गया कि अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूँ तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहा है एंड ऑक्सीजन का कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, जब भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख रहे हैं तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किस फॉर्म में मिल रहा है। मैं इसको अगर लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये मैं इसको AX लिखूं और इसको मैं क्या लिखूं, BY लिखूं, तो इस तरीके के फॉर्म्स में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या मतलब होता है, जो ये X है, ठीक है, ये X जो है, ये अगर आप लिखिएगा तो ये X जो है दिस इज वैलेंसी। ठीक है, दिस इज वैलेंसी ऑफ B। ठीक है, ये B का वैलेंसी है, जबकि Y को अगर आप लिखते हैं तो Y क्या है, तो Y जो है वो किसका वैलेंसी है, तो Y इज वैलेंसी ऑफ एटम A। ठीक है, तो ये A का वैलेंसी है। कैसे, जैसे अगर आप यहाँ पे A लिखते हैं और हमको यहाँ पे आपने B लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि जो Y है वो Y किसका वैलेंसी है, A का, और X किसकी वैलेंसी है, B का। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिल जाता है, AB जब आपस में कंबाइन करते हैं तो इनका फॉर्मूला मिल जाता है और ये हो जाता है AX और यहाँ पे हो गया आपका BY। ठीक है, तो या तो आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप वैलेंसी बता सकते हैं, या आपको वैलेंसी मालूम है तो क्रॉस मल्टीपल करके आप क्या कर सकते हैं,
फॉर्मूला बता सकते हैं। तो चलिए आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल्स में ले रहे हैं, ठीक है, हम ले रहे हैं H2O, ठीक है, तो बताइए कि H2O में H की वैलेंसी क्या है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है। तो देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने समझा कि जो जिसके बगल में रहता है वो दूसरे का वैलेंसी होता है। तो ये जो 2 है ये किसकी वैलेंसी है, तो ये वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। किसकी वैलेंसी है जी, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं। और ये 1 किसकी वैलेंसी है, ये 1 आपका हाइड्रोजन की वैलेंसी है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आपको लिखना है फॉर्मूला तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इसकी वैलेंसी आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिख दीजिए और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है H2। तो देखिए इस तरीके से अगर आपको कोई भी वैलेंसी, किसी भी एटम का वैलेंसी अगर मालूम है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। या आपको कोई भी फॉर्मूला मालूम हो तो आप उसमें इंडिविजुअल एटम्स के वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया वैलेंसी क्या है, फिर हमने डिस्कस कर लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, फिर हमने क्या डिस्कस कर लिया कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास को। तो चलिए अब मान लीजिए कि आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सभी जो उसके एटम्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में उनके आपको क्या आना चाहिए, एटॉमिक मास आना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एग्जाम्पल के लिए H2O। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है और इसके नंबर कितने हैं जी, तो 2 हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और प्लस करना होता है। फिर यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इस तरीके से आप लिखिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 18 ग्राम, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास CH4 दिया जाए, ठीक है, तो कैसे लिखिएगा, तो देखिए कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और इसका नंबर कितना है 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और इसका नंबर कितना है 4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 + 4, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 16 ग्राम, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास है H2SO4, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, नंबर इसका 2 है, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और इसका नंबर 4 है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगा 98 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास मान लीजिए है MgSO4 और यहाँ पे डॉट जो दिया गया है .7H2O। अब देखिए इसका आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो देखिए Mg का होता है 24 और इसका नंबर कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस सल्फर का होता है 32 और इसका नंबर कितना है जी 1 है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और इसका नंबर कितना है 4। अब देखिए यहाँ डॉट का मतलब इनटू नहीं होगा, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला में जब हम डॉट लिखते हैं तो उसका मतलब इनटू नहीं होता है, ये हमारा प्लस ही रहेगा। और 7 और इनटू
अब देखिए वाटर के एक मॉलिक्यूल्स का हमने मास निकाला था 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना हो गया, ये हो गया 24, ये हो गया 32 और ये हो गया 64 और प्लस अब आपको क्या करना है, आपको 7 इंटू 18 करना है, ठीक है। तो 7 इंटू 18 करते हैं तो ये हो गया 126, ठीक है। अब सबको ऐड कर दीजिए। तो ऑलरेडी हमारे पास 126 है, इसमें ऐड कर दीजिए कितना, तो जैसे लिख लीजिए आप यहाँ पे लिखिए 126 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 64। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारा जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 246 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर इस तरीके का कहीं डॉट दिया गया है तो उस डॉट का मतलब प्लस ही होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करना है आपको। अब देखिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है हमारा आयंस, ठीक है। तो आयंस को आप कैसे समझेंगे इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए आयंस को अगर हम समझें, मान लीजिए कि कोई हमारे पास एटम है, ठीक है। तो कोई भी एटम जब अपने से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, या अपने में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है, तो जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने कि अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है, ठीक है, वो अपने से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का उसने लॉस किया, तो जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग आयंस बोलेंगे। या अगर कोई न्यूट्रल एटम है और वो क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड कर लिया, तो उससे जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, केमिकल स्पीसीज का, उसको हम लोग आयंस बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को समझ में आ गया अपने को। जैसे अब देखिए ये जो आयंस होते हैं, ये जो आयंस हैं, ये आयन जो आपको 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और एक जिसके ऊपर क्या आ सकता है जी, नेगेटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, केटायन। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं एनायन, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपने को याद रखना है कि आयंस कैसे बनता है। तो आयंस एटम्स के लॉस, एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है तो आयंस का फॉर्मेशन होता है। और आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम लोग केटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं। अब देखिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि अब हमको केटायन बनाना है, ठीक है। तो केटायन कैसे बनेगा, इस पॉइंट को समझिए यहाँ पे। तो अभी हमने क्या बोला कि जब एटम क्या करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, अपने में इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा या अपने में इलेक्ट्रॉन, अपने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल दिए कि वो आयन है। लेकिन आयन तो 2 टाइप्स के हैं, एक नेगेटिव चार्ज वाला है और एक पॉजिटिव चार्ज वाला। तो अब इसको समझते हैं। तो कोई भी एटम जब अपने से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो जिस आयंस का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं केटायन। और जब कोई एटम अपने में इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है, तो जो आयंस का फॉर्मेशन होता है, जिस आयंस का फॉर्मेशन होता है, उस आयंस को हम लोग बोलते हैं एनायन। तो ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया कि अगर कोई एटम क्या करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो केटायन का फॉर्मेशन करता है। और कोई एटम अगर गेन करता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन का फॉर्मेशन करता है। यानी ये आपका केटायन का फॉर्मेशन हो गया
और ये आपका क्या हो गया, एनायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ, अगर पॉजिटिव चार्ज निकालना है किसी भी कैटायन पे कि कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो किसके इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन कोई एटम लॉस करेगा उतना ही उसके आयन जो बनेंगे कैटायन, उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है उतना ही उसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम है। ठीक है, और एल्यूमिनियम ने क्या किया, अपने से 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन अपने से लॉस किया। तो पहली बात कि एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और कितना पॉजिटिव जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसलिए इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, तो जो यहाँ पे आयन बनेगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और कितना नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी आयंस के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना नेगेटिव चार्ज जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने लॉस हो रहे हैं और कितने गेन हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमने वैलेंसी पढ़ा किसका, अभी तक हमने वैलेंसी पढ़ा एटम का। अगर वैलेंसी ऑफ आयंस की बात करेंगे, ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ आयन इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, जो भी आयंस के ऊपर मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि देखिए हमने बोला था वैलेंसी में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे साइन नहीं लिखना है, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, आपको वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिख देना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि O-2, तो इसकी वैलेंसी बताइए। तो देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -2 है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए सोडियम है और इसके ऊपर +1 लिखा हुआ है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अभी क्या देख लिया, हमने देख लिया कि कोई एटम जब अपने से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है या गेन करता है अपने में, तो जिस स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग आयंस बोलते हैं। और ये आयंस कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव तब होता है जब एटम अपने से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और नेगेटिव तब होता है जब अपने में गेन करता है। ठीक है, कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उतना नेगेटिव चार्ज आएगा जितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, और फिर हमने समझ लिया कि वैलेंसी ऑफ आयन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज का, वही उस आयन की क्या हो जाती है जी, वैलेंसी हो जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये बात समझने जा रहे हैं कि आखिर जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और गेन करता है, तो उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे क्रिएट होते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एटम है, ठीक है, और इस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल एटम है। कैसा एटम है ये जो हमारा है, ये हमारा न्यूट्रल एटम है। अब देखिए जब ये हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। इसलिए आप यहाँ पे क्या देख रहे थे, इसलिए आप यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो आप क्या देख रहे थे,
0 देख रहे थे। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब देखिए, अब अगर आपका एटम जो है, ठीक है, एटम ने क्या किया कि अपने से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, अपने से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो ये आयन बना। लेकिन ये कैसा आयन बना? तो ये आयन बना केटायन। कैसा बना? केटायन। यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए यहाँ पे आप मिलाइए, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे? इस कंडीशन में देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो आपको ग्रेटर देन हो जाएगा किसके? टोटल नेगेटिव चार्ज के। इसलिए यहाँ पे जो नेट चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो क्या आएगा? नेट चार्ज आएगा किसके ऊपर? केटायन के ऊपर। वो आपको कैसा रहेगा जी? पॉजिटिव रहेगा। अब कितना पॉजिटिव होगा ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना इनका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को क्लियर आ गया कि कोई भी एटम जब अपने से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है? तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है किसके? नेगेटिव चार्ज से। तो इसलिए वहाँ पे नेट चार्ज आपका क्या आ जाता है जी? तो वहाँ पे नेट चार्ज हमारा आ जाता है, दैट इज पॉजिटिव। अब देखिए दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर मैं बोलूँ कि इस एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमने अभी सीखा कि एनायन बनता है। एनायन का मतलब होता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज गया। अब देखिए यहाँ पे जब पहले आपने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो लेस देन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, यानी आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेस देन होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के। इसलिए यहाँ पे जो आपका नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज कितना आ जाएगा जी? तो नेट चार्ज आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब कितना नेगेटिव होगा कितना पॉजिटिव होगा केटायन पे और एनायन पे, ये हम लोग बात करेंगे यहाँ से डिफरेंस निकाल के। तो चलिए इसको अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? हमारे पास सोडियम है। ठीक है, अब देखिए सोडियम ने क्या किया? अपने से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब याद करिए, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से, इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या बनता है जी? केटायन बनता है। यानी सोडियम के ऊपर क्या होगा? कितना? तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए कैसे आया। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अब देखिए सोडियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 11 होता है, और ए का वैल्यू एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है। और हमने पढ़ा था कि जब कोई भी एटम आप लेते हैं तो वहाँ जेड किसके इक्वल होता है? पी के इक्वल होता है। और अगर वो न्यूट्रल है तो पी किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन हो गया और आपका 11 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज हो गया और 11 आपका क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। इसलिए आपने यहाँ पे नेट चार्ज जब निकाला तो नेट चार्ज की वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। 11 माइनस 11, तो ये आपका क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। लेकिन जब आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो देखिए अब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रह जाएगा? 11। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना से इंक्रीज हो रहा है? 1 से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 से लॉस हो रहा है ना, तो 1 से आपको निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा? 11 और -1 कर दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा।
ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जब नेट चार्ज अगर आप निकालते हैं तो नेट चार्ज जब आप निकालिएगा तो नेट चार्ज में अब क्या लिखिएगा, तो नेट चार्ज में लिखिएगा 11 माइनस 10, ठीक है, क्योंकि इस पर नेगेटिव 10 चार्ज आएगा, इस पर 11 10 चार्ज आएगा, 11 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया +1 और इसलिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया वो वैल्यू क्या आ गया, +1 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जितना गेन किया उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। अब समझते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों गया। तो देखिए इसका होता है 8 और यहाँ पे 16 लिख देते हैं, और ये न्यूट्रल है तो Np = Ne लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी 8 = 8 यहाँ पे है, यानी +8 और यहाँ पे आप लिखिएगा -8। और नेट चार्ज की बात करते हैं तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या आ गया, तो नेट चार्ज 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बदला नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन आयंस में नहीं बदलता, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बदलता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यों करते हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर लिया अपने में प्रीवियस से। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 8 था और आपने 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 10। अब यहाँ पे आपके पास ये +8 हो गया और ये आपका -10 हो गया। तो जब आप नेट चार्ज निकालेंगे, तो जब नेट चार्ज आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 10, तो वैल्यू आएगा -2, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अभी हमने क्या समझ लिया कि किसी भी केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और किसी भी एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। अब देखिए, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि कैसे आप केटायन में इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है किस में, केटायन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वहाँ पे उसका प्रोटॉन रहेगा, ठीक है, जो भी उसका जेड रहेगा, याद रखिए जो भी उसका जेड रहेगा उसमें से आपको उतना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा किस में, एनायन में, तो उसके जेड में से क्या करना पड़ेगा, जितना भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास Cl- है और आपसे पूछा, देखिए एनायन या केटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता है। जो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नो न्यूट्रॉन होगा, वही एनायन में भी होगा। सिर्फ और सिर्फ केटायन में क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर आप जेड की बात करें तो क्लोरीन का जेड होता है 17, ठीक है। तो अब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर हम निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे जेड, ठीक है, और जेड और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस, और कितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है 1, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए, तो ये हो गया 17 और +1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास Mg+2 है, ठीक है, और Mg+2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा। तो पहले इसका जेड लिख लीजिए, 12 होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा जेड माइनस कितना इसके ऊपर चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया 12 - 2 = 10। बाकी जो प्रोटॉन न्यूट्रल में होगा वही आयंस में भी होंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। अब देखिए आयंस को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके के आयंस लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया सोडियम प्लस, मैं यहाँ पे लिख दिया Mg+2, हमने लिख दिया O-2। तो जब आप इस तरीके के
आयंस को लिखते हैं तो इस आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस आयन को हम लोग एटॉमिक आयंस का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एटॉमिक आयन। ठीक है, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस भी आप बोलते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस। तो ये बात याद रखिएगा कि कोई भी एटम के सिंबल के ऊपर आप क्या कर देते हैं, प्लस या माइनस लगा देते हैं, तो जो आयंस बनता है उसको हम लोग एटॉमिक आयंस बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे H3O+, तो देखिए यहाँ पे अब एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होने लगा, किस में, हमारे आयंस में। तो इस तरीके के जो आयंस होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो आयंस होते हैं उस आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं, या इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर आयंस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस का भी नाम दिया जाता है। अब देखिए एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल्स क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। रेडिकल्स, तो देखिए रेडिकल्स का मतलब होता है कि ऐसा स्पीशीज जिसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वैसा स्पीशीज जिसके ऊपर क्या हो सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको लिख दूं CH3, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसा एक क्या लिख दूं, इलेक्ट्रॉन लिख दूं, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब ऐसा होता है, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इस रेडिकल्स को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर, आपके पास क्या है, कोई एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3 और आपके पास है OH, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस आ जाता है, तो देखिए इसके ऊपर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ इसके ऊपर प्लस चार्ज हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडिकल केटायन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडिकल केटायंस। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा केस हो जाए, आपके पास अगर हो जाए O2-, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूँ तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसके ऊपर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और यहाँ आप देखिए ऐसा हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे रेडिकल एनायन, रेडिकल एनायन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया कि एक और भी स्पीशीज है जिसमें प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, और ये हम लोग समझेंगे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये एज ए इंटरमीडिएट आपको मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आयन से भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास Na+ है, ठीक है, और आपके पास SO4-2 है, तो अब देखिए इसका जो वैलेंसी है वो कितना है, 1 है, जितना चार्ज होता है उसकी वैलेंसी होता है आयंस के केस में, और SO4 टोटल का वैलेंसी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 होगा, और इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया Na2SO4। ठीक है, ये कौन सा आयन है, दिस इज कॉल्ड सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे आयंस का फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा, दिस इज सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास H+ आयन है और हमारे पास NO3- है, तो यहाँ का
वैलेंसी 1 हो गया और यहाँ का भी वैलेंसी 1 हो गया, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसा, तो ये आपको बन गया HNO3। ठीक है, ये नाइट्रेट आयन होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास क्या है, आपके पास अगर आयंस हैं तो आयंस के जो चार्ज होते हैं वो चार्ज ही उनके वैलेंसी हो जाते हैं, और दो आयंस को अगर आप मिलाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस को अगर आप मिलाते हैं, तो वहाँ से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं दोनों के वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो चलिए आज के लेक्चर्स में हमने जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स था, जैसे वैलेंसी था, मॉलिक्यूलर फार्मूला था, मॉलिक्यूलर मास था, और आयंस में कैटायंस, एनायंस, ठीक है, और रेडिकल्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया।